अपनी चल रही है ऐतिहासिक स्रोत, इसका लास्ट सेशन अब आपके सामने है। साहित्य वाली जो बात चल रही है, पिछले सेशन में हम लोगों ने विरमदेव सोनगरारी बात तक की बात रख दी थी। अब मैं जो बचा कुचा पोर्शन है वो सामने ले रहा हूँ। एक प्रमुख ग्रंथ आपके सामने आता है, याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। बार बार चर्चा की है। पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है वो है असल में चंद बरदाई। और चंद बरदाई किसका दरबारी साहित्यकार है? तो वो अजय मेरू के जो अंतिम चाहमा नरेश हैं, पृथ्वीराज तृतीय चौहान, याद रखिएगा। तो ये दरबारी साहित्यकार हैं पृथ्वीराज तृतीय चाहमान के। काफी महत्वपूर्ण ये बात है। पृथ्वीराज रासो, पहली बात तो इसकी जो भाषा है वो पिंगल है। इसमें 1,00,000 कुल छंद अपने को पाए जाते हैं। पृथ्वीराज रासो को शानदार युग का महाकाव्य, याद रखिएगा, शानदार युग का महाकाव्य एवं हिंदी साहित्य का आदि महाकाव्य भी कहा जाता है। याद रखना, हिंदी साहित्य का आदि महाकाव्य भी पुकारा जा रहा है पृथ्वीराज रासो को। क्लियर है? अब ये ग्रंथ कुछ एक बड़ी अनोखी सी बात बतलाता है। पहली बात तो और मैं क्लियर कर दूं कि पृथ्वीराज रासो लिखा तो चंद बरदाई के द्वारा पूरक किया गया, लेकिन इसका अंत किया है इसके पुत्र दत्तक पुत्र जलहण के द्वारा। याद रखना इस बात को। दत्तक पुत्र जलहण ने इस ग्रंथ को पूरा किया। किसके दत्तक पुत्र? चंद बरदाई के दत्तक पुत्र ने। यह ग्रंथ कहता है कि तराइन द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी के हाथों निर्णायक जब हार हुई पृथ्वीराज तृतीय चौहान की, उसे बंदी बनाया गया, अंधा बनाया गया, गजनी ले जाया गया। साथ में वो भी था चंद बरदाई भी। इस ग्रंथ के अनुसार गजनी अर्थात अफगानिस्तान में पृथ्वीराज तृतीय चौहान की जो धनुर्विद्या थी उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान कि मैंने एक छंद पढ़कर अंधे पृथ्वीराज तृतीय चौहान को दूरी बतला दी कि मोहम्मद गोरी कहाँ बैठा। छंद कुछ इस प्रकार से है: 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने तीर संधान किया, छोड़ा, मोहम्मद गोरी की हत्या हुई, फिर हम दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंपकर मार डाला। ऐसा कहता है चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो में। ये कहानी पूरी तौर पर चारणों के दिमाग की मस्तिष्क की उपज है, कोई इसमें आधार नहीं है। मोहम्मद गोरी का अंत खोखर जाटों के द्वारा दमियक नदी किनारे वर्तमान पाकिस्तान में 1206 ईस्वी में किया गया। भाई एक बात, और पृथ्वीराज तृतीय चौहान कभी भी गजनी नहीं ले जाएंगे। इनका अंत अजमेर में हुआ, जिसकी जानकारी मैंने एडवर्ड थॉमस के एक सिक्के से आप लोगों को पहले दूसरे तीसरे सेशन में जब सीरीज आरंभ हुई थी तब मैंने आपको बतला दी थी। तो ये पृथ्वीराज रासो के, यद्यपि पृथ्वीराज तृतीय चौहान का जो एक और दरबारी साहित्यकार है जयानक, जो कश्मीरी ब्राह्मण, जिसने संस्कृत भाषा में पृथ्वीराज विजय लिखा है, पृथ्वीराज विजय इज मोर ऑथेंटिक रादर देन पृथ्वीराज रासो, क्योंकि जयानक ने काफी विश्वसनीयता के साथ कुछ घटनाओं का जिक्र किया। बहरहाल यहाँ तक की बात को तुरंत आप लोग जल्दी से उतार लीजिए। हट जाता हूं मैं, फिर अपन अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। अब एक और जो ग्रंथ है, काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो है असल में मुंडी आर्य ख्यात। लिख लेता हूं। चलो यहाँ पर जब बात आई गई है पृथ्वीराज विजय, याद रखिएगा पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो कश्मीरी ब्राह्मण है, जयानक है। संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान का ये दरबारी साहित्यकार है। ये ग्रंथ जिस भाषा में लिखा गया है वो संस्कृत है। और याद रखना, ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, ये पृथ्वीराज रासो की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अच्छा, एक ग्रंथ है जो है मुंडी आर्य ख्यात।
क्लियर। मुंडियारी ख्यात, जिसको राठौड़ारी ख्यात भी कहा जाता है, वो भी अपने आप में काफी इतिहास के अनछुए पहलुओं को समेटे हुए है। मुंडियारी ख्यात बेसिकली नागौर के अंदर जो मुंडियार गांव है, उनके चारणों के द्वारा लिखा गया है। ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल पर प्रकाश डालता है। क्लियर। और उसके बाद की घटनाओं का मुंडियारी ख्यात सबसे अधिक ऐतिहासिक प्रमाण है इस बात का कि जो जोधा का जो विवाद चलता है, जिसको गलती से अकबर की पत्नी बतलाई गई है, मुंडियारी ख्यात स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है, हालांकि थोड़ी गलती करता है मुंडियारी ख्यात, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि ये मोटा राजा जो जोधपुर के जो नरेश हैं, जोधपुर महाराजा मोटा राजा उदय सिंह राठौड़, उनकी दत्तक बहन है जोधाबाई, वैसे भी जोधाबाई के नाम से लग रहा है जोधपुर की बाई, और दासी की पुत्री है मालदेव राठौड़ की, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह राठौड़, चंद्रसेन राठौड़ और राम सिंह राठौड़ के पिता मालदेव राठौड़ हैं। चंद्रसेन राठौड़ की तो मां का नाम स्वरूप देवी है। तो मुंडियारी ख्यात थोड़ी सी गलती करता है, लेकिन फिर भी वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जोधाबाई जोधपुर की राजकुमारी है, आमेर की नहीं है पहली बात तो। और जोधाबाई का विवाह 1587 ईस्वी में जोधपुर नरेश मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ ने अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया है। लेकिन मुंडियारी ख्यात थोड़ी गलती करती है, और इसका जो कनेक्शन है इस लेडी का, इस लड़की का, जो जोधपुर की राजकुमारी हैं जोधाबाई, उसको मालदेव की दासी की पुत्री बतलाती है ये ग्रंथ। ठीक है, तो लिखते हैं ये वाली ख्यात का नाम है मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात को याद रखिएगा राठौड़ारी ख्यात भी बोला गया है। इसके लेखक हैं मुंडियार गांव के चारण कवि। ठीक है, और किस पर प्रकाश डाल रहा है ये याद रखना, जोधपुर नरेशों पर यह ग्रंथ प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ के अनुसार जोधपुर नरेश मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ ने अपनी दत्तक बहन दीदी का नाम है जोधाबाई, का विवाह मुगल शहजादे यानी कि अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया था। एक बात तो ये, और ये जोधाबाई को किसकी बतला रहा है, राव मालदेव राठौड़ की दासी की पुत्री बतला रहा है। ये जो राठौड़ ख्यात है, राव मालदेव की दासी की पुत्री बतलाई जा रही है। लेकिन एक बात कंफर्म है, हर हालत में आप यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि जोधाबाई की शादी अकबर के साथ नहीं हुई थी, और जोधाबाई का कोई संबंध आमेर के साथ हरगिज नहीं है। इस बात को हमें इस ग्रंथ से समझना पड़ेगा। 1587 ईस्वी में जोधाबाई की शादी जो मालदेव राठौड़ की दासी की पुत्री है सलीम के साथ हुई है, और सलीम और जोधाबाई के विवाह के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न हुई है उस संतान का नाम है खुर्रम यानी कि शाहजहां। ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक प्रमाण है जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जोधाबाई असल में जोधपुर की राजकुमारी है और मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ की पुत्री है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से गौर से समझना होगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का जो तथ्य है, एक बार सामने से मैं हट जाता हूँ, जल्दी से आप लोग इन सारे फैक्ट्स को पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग लेंगे नैनसिरी ख्यात, जो अपने आप में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आता है। नैनसिरी ख्यात पर काफी चर्चा मैंने पिछले सेशन में भी कर दी थी। नैनसिरी ख्यात के अंदर याद रखना, आश्चर्यजनक तौर पर नैनसिरी ख्यात में कहीं पर भी ह शब्द का उल्लेख, ह अक्षर का उल्लेख नहीं मिलता है।
मुनोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल भी बोला है। नैन्सी दी ख्यात को राजपूताने का प्रथम ख्यात कहते हैं, राजपूताने का सबसे अधिक विश्वसनीय प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, राजस्थान का कोश कहा जाता है एवं राजपूताने का अकबरनामा भी कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने तो बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अगर कर्नल जेम्स टोड को यह ग्रंथ यानी कि नैन्सी दी ख्यात प्राप्त हो जाता तो उसके ग्रंथ में जो अशुद्धियां रही हैं वो किसी भी सूरत में नहीं रह पाती। डॉक्टर कालिका रंजन कानून को, जिसने शेरशाह सूरी पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है, डॉक्टर कालिका रंजन कानूनगो का ये कहना है कि पुस्तकालयों की सहायता से या राजकीय संरक्षण से एक और अबुल फजल तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन नैन्सी को पैदा करना लगभग नामुमकिन सी बात है। क्लियर है? मुनोत नैन्सी जो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी साहित्यकार थे, काफी ज्यादा मैंने इन बातों पर प्रकाश डाल दिया, बार बार लिखने की मुझे इस पर कोई आवश्यकता नहीं लगती है इतना। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, हमने पहले पिछले सेशन में भी कहा कि चूंकि इन पर जो सुंदर सिंह इनके छोटे भाई थे नैन्सी के, 1 लाख रुपए के गबन का आरोप इनके नरेश, संरक्षक नरेश, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ के द्वारा लगाया गया था। दोनों ने 1 लाख रुपए के गबन के कलंक में आत्मग्लानिवश 1670 ईस्वी में जोधपुर के फुलसरी गांव के अंदर सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, हटता हूं मैं स्क्रीन से, मैं अब लूंगा बांकेदास की ख्यात, और ये चैप्टर लगभग अब जो है आपका सेशन एंड होने को, लेकिन काफी क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो हम चलते हैं। अब याद रखिएगा बांकेदास की ख्यात पर, इधर से स्टार्ट करते हैं पर अपनी बात को। एक बात तो मैं आप लोगों से फीडबैक के रूप में जरूर जानना चाहूंगा कि जो मेहनत जिस उद्देश्य से मैं कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कोई कोताही नहीं बरती जाए, कोई कमी इन क्लासेस में नहीं रखी जाए। आई थिंक मैं मेरे प्रयास में सफल हूँ। बताइएगा आपका क्या ख्याल है। बांकेदास की ख्यात, जिसके लेखक का नाम आपको प्राप्त होता है कवि बांकीदास। आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में कि कवि बांकीदास का संबंध जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के साथ है। याद रखिएगा, जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के साथ है कवि बांकीदास का। अच्छा, कुछ रोचक बातें बताऊं, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा। बांकीदास से ईरान का बादशाह इतना प्रभावित था कि एक बार उसने कहा था कि यद्यपि मैं ईरान का शाह हूं, लेकिन ईरान के बारे में मुझसे बेहतर जानकारी कवि बांकीदास के पास है। बांकीदास की ख्यात के अंदर कुल 2776 बातों का संग्रह मिलता है, और इस ग्रंथ को बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात भी कहते हैं, जिसे मुंडियारी ख्यात को राठौड़ारी ख्यात कहा गया। इसी ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि विक्रम संवत 1885 में, 57 साल घटा देंगे तो ईस्वी में आ जाएगा, विक्रम संवत 1885 ईस्वी में बोध गया के अंदर बीकानेर नरेश रतन सिंह जी राठौड़ के द्वारा एक राजपूत सरदारों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें यह निश्चय हुआ था कि किसी भी सूरत में कन्यावध नहीं किया जाएगा। मानसिंह राठौड़ अपने इस दरबारी साहित्यकार को कितना सम्मान देते थे बांकीदास को कि एक बार जोधपुर की महारानी जो मानसिंह राठौड़ जी की पत्नी थी, उन्होंने शिकायत करी मानसिंह राठौड़ साहब से कि आपका जो ये कवि है, इसकी पालकी हमेशा मेरी पालकी से आगे निकल जाती है। उस जमाने में प्रोटोकॉल था, किसी भी सरदार की, मनसबदार की, जागीरदार की, सामंत की पालकी राजा रानी से आगे नहीं निकल सकती थी। तो बड़े उलाहाना भरे, शिकायत भरे लहजे में ये बात पहुंचाई महाराजा के सामने, मानसिंह राठौड़ जी के सामने। मानसिंह राठौड़ जी पहले तो शांत है, बाद में कहा कि देखिए रानी साहिबा, बात ऐसी है, आपके जैसी मुझे हजारों और स्त्रियां मिल जाएंगी, बांकीदास जैसा व्यक्ति, साहित्यकार, शिक्षाविद पिछले 1000 साल में भारतवर्ष की भूमि पर नहीं हुआ है। आगे आप देख लीजिए क्या करना है। 1818 ईस्वी में जब राजपूत सरदारों ने, राजपूत नरेशों ने EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियां करी, तो बांकीदास पहले चारण कवि थे, पहले जिन्होंने इन संधियों के दुष्परिणामों को पहचाना। उन्होंने पहचाना किस प्रकार से राजपूत नरेशों ने अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर स्वतंत्रता खरीदी है, और राजपूत नरेशों को चेताते हुए उन्होंने साफ एक कविता लिखी थी, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, एक डिंगल गीत लिखा था।
और आगे जाकर वो सारा घटनाक्रम से सिद्ध हो गया। तो ब्रिटिश संरक्षण के दुष्परिणामों के विरुद्ध प्रथम शंखनाद करने वाला, प्रथम जन जागरण करने वाला राजपूताने का पहला कवि बाकीदास ही है। इस बात को याद रखिएगा, चलिएगा। सो बाकीदासरी ख्यात के अंदर एक तो कुल आपको 2776 बातों का संग्रह मिलता है। बाकीदासरी ख्यात को याद रखिएगा, बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात भी कहा जाता है। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात भी कहा जाता है। ये ग्रंथ इस बात पर प्रकाश डालता है कि 1885 विक्रम संवत में बीकानेर महाराजा रतन सिंह राठौड़, बीकानेर महाराजा रतन सिंह राठौड़ द्वारा बोध गया में आयोजित राजपूत सरदारों की बैठक में याद रखिएगा, राजपूत सरदारों की बैठक में कन्यावध न करने का, याद रखना, कन्यावध न करने का निश्चय किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और बाकी चीजें मैंने आपको बाकीदासरी ख्यात के संदर्भ में यहाँ पे बतलाई है। एक बार आप मैटर को लिख लीजिए बहुत अच्छे से, ताकि आपके सामने पूरा मैटर क्या कहना चाहिए, संहिताबद्ध आप लोग अपने लिखते रहें। असल में बाकीदास एक बात को लेके और थोड़े से दर्द उनका छलकता था। जब मराठों और भरतपुर के कंपनी सरकार का जिस प्रकार से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस प्रकार से मराठों ने सक्रिय विरोध किया, भरतपुर के जाटों ने जिस प्रकार सक्रिय विरोध किया, लेकिन राजपूतों के विरुद्ध जब उन्होंने देखा कि यह सक्रिय विरोध नहीं हो रहा, तब उन्होंने इस सक्रिय विरोध को सराहते हुए दर्द भरे स्वर में कहा था कि इस देश के हिंदुओं मुसलमानों कोई तो राजपूती शौर्य रखो रे। तो उन्होंने कहा कि कम से कम मराठे और जाटों ने उस राजपूती शौर्य को बनाए रखा जिन पुरखों की वजह से कभी हमारा राष्ट्र पराधीन नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि राजपूत नरेश एक एक करके पराधीनता में जाते गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये बात दर्द भरे लहजे में छलकी बाकीदास जी के। बाकीदास याद रखिएगा, जो कि जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के दरबारी साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनके संग्रह में, मतलब इनकी इस बाकीदासरी ख्यात में कुल 2776, ये एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ भी चुका है। अब कुछ और बातों की मैं आपके सामने जानकारी दे रहा हूं। एक अन्य ग्रंथ है राजविलास, जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह कवि मान की रचना है। कवि मान की रचना है। और जो राजविलास ग्रंथ है, यह उदयपुर नगर की स्थापना और राज समुद्र झील के निर्माण की जानकारी प्रदान करता है। राजविलास जो ग्रंथ है, उदयपुर नगर एवं राज समुद्र झील के निर्माण पर प्रकाश डालता है। याद रखिएगा राजविलास। कुछ और ग्रंथ हैं, हम्मीर रासो जो शारंगधर की रचना है, हम्मीर देव चौहान जो अंतिम चौहान नरेश हैं रणथंभौर के, और हम्मीर देव चौहान को हठी शासक भी कहा गया, 16 युद्धों का विजेता भी कहा गया, शाकंबरी नरेश भी कहा गया है। सिंह समन सतपुरुष वचन कदलन फलत इकबार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार।
तो नयन चंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य इसी के लिए लिखा, अमृत कैलाश ने हम्मीर बंधन इसी के लिए लिखा, चंद्रशेखर ने हम्मीर हट इसी हम्मीर देव चौहान के लिए लिखा, जोधराज ने हम्मीर रासो इसी के लिए लिखा, शारंगधर ने हम्मीर इसी के लिए लिखा है। तो कुल मिलाकर रणथंभौर, नरेश, हम्मीरदेव चौहान के जीवन पर प्रकाश डालने वाले कई ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इनमें है एक ग्रंथ हम्मीर रासो, जो कि जोधराज ने भी लिखा है, और इसी नाम का एक ग्रंथ एक अन्य साहित्यकार के द्वारा और लिखा गया है, जो है असल में शारंगधर। एक ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य जो लिखा गया है जैन आचार्य नयन चंद्र सूरी के द्वारा, नयन चंद्र सूरी के द्वारा। और एक ग्रंथ है हम्मीर बंधन, हम्मीर बंधन जो लिखा गया है अमृत कैलाश के द्वारा। और एक ग्रंथ और है हम्मीर हठ, हम्मीर हठ जो लिखा गया है चंद्रशेखर के द्वारा। ये तमाम जितने भी ग्रंथ हैं, याद रखिएगा, ये प्रकाश डालते हैं जो अंतिम नरेश हैं हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर के। अंतिम इसलिए क्योंकि 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर के अंतिम चौहान नरेश हम्मीरदेव चौहान पर हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के हम्मीरदेव चौहान के मध्य में 11 जुलाई 1301 ईस्वी को युद्ध हुआ था। इसकी जानकारी अमीर खुसरो अपनी रचना खजाइन उल फुतूह में देता है। और इसी युद्ध के दौरान राजस्थान का प्रथम शाका, प्रथम जोहर संपन्न हुआ था। धोखे से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, रतिपाल रणमल और सुरदन शाह ने धोखा दिया हम्मीरदेव चौहान को। रतिपाल रणमल को इन्होंने एक लालच दिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको रणथंभौर दुर्ग दे देंगे। बाद में हत्या करवा दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने कि यार तुम चांदी के चंद टुकड़ों में तुमने अपना ईमान बेच दिया, हम्मीरदेव चौहान अपने राजा के प्रति तुमने गद्दारी करी, क्या गारंटी कि तुम मेरे साथ भी ऐसा नहीं करोगे। जब अमीर खुसरो लिखता है इस चीज को, क्या नाम है, सॉरी, अमीर खुसरो लिखता है इस चीज को, जब रणथंभौर दुर्ग जीत लिया गया तो एक जानकारी आती है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ऐसा रणथंभौर दुर्ग के लिए की विजय के पश्चात कहा गया। यद्यपि एक बड़ी रोचक तथ्य और है इस संघर्ष के पीछे, और वो रोचक तथ्य क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की मराठा पत्नी चिमनाबाई के प्रेमी, मंगोल सैनिक उसके प्रेमी थे, मीर मोहम्मद शाह के हब्रू और कमरू एवं बारबक। इन्होंने भागकर हम्मीरदेव चौहान के यहाँ शरण ले ली थी। बस यही विवाद का विषय बना। इस पर फरिश्ता ने भी काफी वर्णन किया कि पूरे इतिहास में कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं आ सकता जब विधर्मियों के लिए किसी एक राजा ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हमारे यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं था, हम अपनों को कुछ नहीं माने, गैर विधर्मी को तो काटना पसंद करते हैं। इससे कहा गया है शरण में आए जो आपके संरक्षण में है, उस शरणागत के रक्षा करना ही क्षात्र धर्म है, राजपूत धर्म है, भारतीय संस्कृति, इसकी अमिट छाप सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध रणथंभौर के नरेश हम्मीरदेव चौहान ने बतलाई। कहा गया है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
बहरहाल इस सेशन में मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जानकारी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रूप में सामने आ रही है और आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय किया है। एक और ग्रंथ आता है अमर काव्य वंशावली, जो रणछोड़ भट्ट की रचना है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ब्राह्मण जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखी थी मेवाड़ महाराणा राज सिंह के काल में। इंपॉर्टेंट है, देखते हैं अमर काव्य वंशावली। इसके लेखक हैं तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट। तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट। और याद रखना किसके मतलब समकालीन नरेश जिनके काल में ये ग्रंथ लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हैं मेवाड़ महाराणा राज सिंह। इस नरेश का नाम है मेवाड़ महाराणा राज सिंह। अमर काव्य वंशावली बड़ी शानदार 1675 ईस्वी में ग्रंथ पूरा हुआ है और इसी व्यक्ति ने फिर 1676 ईस्वी में रणछोड़ भट्ट जी ने राज प्रशस्ति की भी रचना करी थी। ये ग्रंथ इस बात में प्रकाश डालता है कि 18 जून या 21 जून 1576 ईस्वी को जो हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया है, इस हल्दी घाटी युद्ध में जब युद्ध स्थल से घायल प्रताप और चेतक निकल रहे थे और उनका पीछा जो मुगल सैनिक कर रहे थे, इस बात को देख लिया था अकबर के पक्ष से लड़ रहे प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने और फिर शक्ति सिंह ने उन मुगल सैनिकों की हत्या करके अपने भाई महाराणा प्रताप की रक्षा करी इन मुगल सैनिकों से। इसी घटनाक्रम में बलीचा गांव में जिला राजसमंद में चेतक जो घायल था मृत्यु हो गई। बाद में शक्ति सिंह ने अपना अश्व महाराणा प्रताप को देकर नाला पार करवाया, उन्हें गोगुंदा की पहाड़ी में सुरक्षित भेजा। इस घटना की जानकारी हमें जो ग्रंथ देता है वो है अमर काव्य वंशावली। एक ग्रंथ और है एकलिंग महात्म्य। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में एकलिंग महात्म्य को कहते हैं कि महाराणा कुंभा, इसका जो प्रथम खंड है राजवर्णन, एकलिंग महात्म्य के प्रथम खंड राजवर्णन को लिखा गया है, याद रखिएगा किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। और शेष जो ग्रंथ है वो पूरा किया गया है किसके द्वारा, तो आपका जवाब होगा कान्हा व्यास के द्वारा। क्लियर। यदि मैं कुछ और प्रमुख ग्रंथों की बात करूं, बाकी तो जो शेष ग्रंथ हैं बस सेशन का एंड है लगभग सा, वो जो हम जब नरेश पढ़ेंगे, जब क्षत्रिय राजवंश पढ़ेंगे तो एक एक करके आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर तो लगभग आज ये आपका हिस्टोरिकल सोर्सेज वाला एपिसोड सीरीज भी पूरी हो गई है। याद रखिएगा जो हमीर देव चौहान नरेश थे, नरेश हैं रणथंभौर के, इन्होंने एक संगीत ग्रंथ की रचना करी है जो कहलाता है श्रृंगार हार। संगीत पर ये ग्रंथ लिखा है। और महाराणा कुंभा तो खुद ही महान साहित्यकार सम्राट थे जिन्होंने संगीत राज, जिन्होंने संगीत सुधा, जिन्होंने सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार, कई ग्रंथों की रचना करी है। इनमें जो संगीत राज है ये बेसिकली संगीत, क्योंकि काफी संगीत के काफी प्रेमी थे महाराणा कुंभा, और रसिक प्रिया जो है वो
जयदेव की रचना गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई टीका है। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि जो अजय मेरू के चौहान नरेश हैं, विग्रहराज चतुर्थ चौहान, जिन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, इनकी एक रचना और इनकी एक उपाधि और है, याद रखना, कवि बांधव। आपने भी शिव पार्वती के संबंधों पर एक संस्कृत नाटिका लिखी है जिसे कहा जाता है हरि कैली। आराम से देख लीजिए। और इस प्रकार से आज के इस सेशन में पूरे एपिसोड होते हैं जिन्हें हम हिस्टोरिकल सोर्सेज कहते हैं। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आए होंगे और किसी भी एक ऑफलाइन या महंगी क्लासेस से यह प्लेटफॉर्म आपके सामने निश्चित तौर पर, और आप इसको माने ना माने या आपकी इच्छा है, मैं जानता हूँ मैं किस लेवल की टीचिंग और मेहनत है। नेक्स्ट एपिसोड जो आएंगे याद रखिएगा वो होंगे जो आपके स्टोन एज सिविलाइजेशन से और जो मेटल एज सिविलाइजेशन से। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए नमस्कार।